वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, उस पर नज़र डाल सकें हम लोग। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, वो सेंट्रल के हो या स्टेट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसके अतिरिक्त आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से। जिनका आईएसओ वर्जन है वो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा और चीज़ें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये ऐप से तो आपको वहाँ बहुत से फ्री टेस्ट अवेलेबल है, पेड टेस्ट अवेलेबल है बहुत लो प्राइस में। साथ ही साथ आपको पीडीएफ दिया जाता है, बहुत से फ्री पीडीएफ है, बहुत से पैकेज चल रहे हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण जो एनालिसिस पेपर एनालिसिस कराया जाता है उसका की पॉइंट भी आप लोग ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट शेयर वहीं किया जा रहा है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह रहता है, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। क्या क्लिक करना है आपको? युक्ति आईएएस, तो आपको रेड कलर का लोगो से बना हुआ आईएएस युक्ति आईएएस का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आज आज शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। क्योंकि आपको जो वीडियो में आज मिलने वाला है बहुत से टॉपिक, मेंस के टॉपिक है, इंटरव्यू के टॉपिक है और इससे भरा पड़ा आज के पीटी फैक्ट के तौर पर है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा जल्द से जल्द से समाप्त करने का। तो देखिए, सबसे पहले बीबीसी को करना होगा कानून का पालन। तो ये जो मामला है, आपको बीबीसी का मामला के संदर्भ में लगातार 2-3 न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है, पर यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी निकाली गई है, उससे हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन के विदेश मंत्री है जेम्स क्लूनी, तो याद रखिएगा इनके द्वारा क्या कहा गया। आयकर विभाग जो छापा का मुद्दा उठाया, तो उन्होंने जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि भारत में काम करने वाले हर एजेंसी को यहाँ का कानून के हिसाब से चलना होगा। साथ ही साथ भारत यात्रा के दौरान भारत के युवाओं को पेशेवर में ब्रिटेन में रहने और काम करने की छूट देने संबंधी योजना लॉन्च करने वाला है जल्द दोनों राष्ट्र। और उसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ बात की गई है मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए बात की जा रही है एफटीए के संदर्भ में। तो इस पर पहले भी न्यूज हम लोग कर चुके हैं। और भी चीजें ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान यह रखना है कि एफटीए के संदर्भ में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कब? 28 अक्टूबर 2022 का न्यूज एनालिसिस किया गया। अब 20 जनवरी 2023 का न्यूज एनालिसिस। भारत जर्मनी जब व्यापार मुक्त समझौता हो रहा था, तो उसमें व्यापार मुक्त क्या होता है, समझौता क्या होता है, इस पर संबंधित चर्चा की जा चुकी है। और 28 अक्टूबर 2022 के न्यूज एनालिसिस में भारत ब्रिटेन से संबंधित जितने भी डायग्राम थे व्यापार मुक्त समझौता के संदर्भ में बातें की जा चुकी है। भारत अन्य देशों के साथ कितना समझौता किया है व्यापार मुक्त के संदर्भ में, उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 क्या जारी किया गया, इस पर भी चर्चा आपको 28 अक्टूबर 2022 के न्यूज में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, न्यू स्टूडेंट है उनको इस वीडियो को जाके एक बार विजिट करके देखना है, और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने यह न्यूज़ कवर कर चुका है टॉपिक को, अपने की पॉइंट को जाके, की नोट्स को जाके एक बार रिवाइज करेंगे। यह जो टॉपिक है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय समझौता और भारतीय नीति के संदर्भ से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां से पूछे जाएंगे उस टॉपिक से। स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस के पेपर से इस टॉपिक को टैली करा लेंगे, किस जीएस पेपर में आता है, उसके बाद इस न्यूज़ को कवर करेंगे। इसके अतिरिक्त उस दिन क्या क्या कवर किया गया था 28 अक्टूबर की वीडियो में, देखिए यहाँ पर कवर किया जा चुका है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, इसकी अवधि क्या है, इसके संदर्भ में नोट क्या है, क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, इस पर चर्चा की जा चुकी है। उसके बाद भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए महत्वपूर्ण प्रमुख एफटीए क्या है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे साप्टा है, सीएसई है, सीपा है, सीईपी है, सीपा है, भारत जापान समझौता है। तो इतने अतिरिक्त मुक्त व्यापार भारत द्वारा किए गए हैं। इकोनॉमिक आइसोलेशन के संदर्भ में बातें की जा चुकी है कि व्यापार संरक्षणवाद क्या है, आर्थिक
अलगाववाद क्या है। तो देखिए की नोट्स में आपको चीज़ें दी गई हैं, बस इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को क्या करना है 28 अक्टूबर के वीडियो में जाकर देख लेना है। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में शामिल विषय बिंदु क्या है, जो दोनों देश के बीच व्यापार मुक्त समझौते की बात की गई, किन किन बिंदुओं पर बात की जा रही है, तो उस पर सभी पर चर्चा की जा चुकी है। कृषि आपको रोड मैप, भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 है, उसके संदर्भ में बातें की गई, बताया गया था, सभी चीजें आप लोग कवर की गई है। भारत ब्रिटेन के बीच एफडीए का महत्व क्यों है, क्यों इतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है भारत ब्रिटेन के संदर्भ में एफडीए, इस पर भी चर्चा उस दिन की जा चुकी है। तो इसके संदर्भ में बातें सभी चीज़ें हो चुकी है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको ये सब चीज़ों को कवर कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को समझते होंगे, और जो चीज़ें पढ़ाई गई है ना उसमें सपोर्टिव बनिए, कि इससे देखिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी ही होगी। जो नए स्टूडेंट है, क्या होगा कि आज जो मैं आपको पहले भी बताया है कि जितने भी लगभग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ था, जो की पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बनना है, जिस टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक पर है ना कवर किया जा चुका है न्यूज एनालिसिस से। तो ऐसा नहीं कि 2022 का न्यूज आपके लिए कवर नहीं रहेगा, उसके थीम स्टैटिक्स पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज जितना कीजिएगा आप उतना मजबूत होइएगा अपने सब्जेक्ट को लेकर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए सुनियोजित शहरी करेंगे देश के भाग का निर्धारण। यह जब आपको स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आया था, उस समय भी बात की गई थी कि सुनियोजित शहर बहुत जरूरी है आपको भारत के विकास के लिए, शहरीकरण, बेहतर शहरीकरण के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार बातें की जा रही है। उसी में देखिए आज़ादी के बाद देश में इक्का दुक्का शहर ही नियोजित तरीके से बसाए गए, जैसे नोएडा आपको देख सकते हैं, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र देख सकते हैं, या तो लुसेंट दिल्ली के संदर्भ में बात कर सकते हैं, और भी बहुत से एरियाज जो है आपको जो खास पद्धति को अपनाकर, जैसे आपको कोई स्टील फैक्ट्री है, जो प्लांट है, जैसे धनबाद का स्टील है, फिर बोकारो को आपको देखते होंगे, या कोई भी ऐसा कारखाने से रिलेटेड जो आसपास के एरिया धोई के क्षेत्र है, वहां पर भी देखते हैं नियोजित शहर बचाने का प्रयास किया जाता है। वहां पर सभी फैसिलिटी आपको दी जाती है, रोड रहता है, लाइट रहता है, सभी एरिया में अब उसके घर बनाए जाते हैं, अर्थात एक सुनियोजित तरीका होता है, उसका मॉडल बना रहता है। अगर यह मॉडल अपनाया जाता है तो बहुत से समस्याओं का है ना निदान पाया जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में बात की गई है। 75 वर्षों में 75 नए और बड़े नियोजित शहर बसाए गए होंगे, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। और ये बहुत सही बात है, इस बात को समझने का दौर, यहाँ पर राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। देखते होंगे अमूमन अपने आसपास के शहर, मान लीजिए जैसे आप दिल्ली के उन क्षेत्रों में जाइए जहाँ गोपालपुर है, या तो और भी क्षेत्र हैं, आपको अन्य दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में जाइए जहाँ पर बसावट नहीं किया गया है नियोजित तरीके, जो अपने अपने मन से घर लोग मकान मालिक घर बनाते, या पटना चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा, देश के किसी भी शहर में चले जाइए जहाँ पर नियोजित नहीं किया गया है प्रक्रिया, तो वहाँ पर देखते होंगे गली गुच्ची में घर बना हुआ है, गली किधर किधर से जाएगा उसमें आपको घर बना हुआ, ना सही ढंग से, ना उसका निकासी, पानी प्रबंधन, जल प्रबंधन होगा, अपशिष्ट प्रबंधन होगा, ना तो बेहतर संसाधने स्मार्ट तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करते। तो आप देखते होंगे आपके हर गली नाले में हर कुछ दिनों के बाद आपका नाली कबाड़ दिया जाता है, एक नया नाली सीवेज लगाया जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि नियोजित तरीके से प्लांट चीजों से कवर नहीं किया गया। आप इससे न हड़प्पा जो सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, आप उससे समझ सकते। जिन शहरों में नियोजित प्लानिंग था ना, नियोजित प्लान था, वहां का समृद्धि कहीं अधिक देखने को मिला था। तो आप देखिएगा वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, जहाँ नाली की व्यवस्था थी, नाली की व्यवस्था बेहतर था, अवशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं बेहतर थी, और जल प्रबंधन के लिए अधिक व्यवस्था प्रबंधन था। तो ये सब आपको देख सकते हैं, जब उस काल में इस प्रकार की प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, तो वर्तमान में समझ सकते हैं कि जहाँ पर जनसंख्या हमारे कंट्रोल से बाहर है। आप समझ सकते हैं 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या भारत में हो चुकी है। कुछ दिनों में हम लोग चीन को भी पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनने वाले हैं। तो यहाँ पर नियोजित व्यवस्था नहीं होगी, और नियोजित व्यवस्था केवल शहरों के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हर क्षेत्र के लिए नियोजित व्यवस्था होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझने की जरूरत है, ताकि जो चीजें बताई जा रही है, जो चीजें सरकार के आने वाले भावी प्लानों में शामिल है, उसको समझा जा सके। नहीं तो होगा क्या, आने वाले दिनों में क्या समस्या उत्पन्न होगी कि हम बेहतर प्रबंधन न करते हुए संसाधनों का अधिक प्रयोग करेंगे, पर उसका आउटपुट हमें न के बराबर मिलेगा। एक दिन पता ऐसा चलेगा
कि एक सेकेंड हम 100 रुपया आवंटित कर रहे हैं, तो खर्च तो 100 रुपया हो रहा है, पर उसका आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट 10% आ रहा है। क्यों? इसलिए कि नियोजित प्लान नहीं किया गया किसी भी विकासशील विकास के अवधारणा को संदर्भ में लेकर, जिसमें शहर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है ना। तो चलिए अब यहाँ तक चीजें समझ जाइएगा। अब एक दो प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा। क्या है प्रश्न? जिसमें आपको ये बताना है कि स्मार्ट सिटी कब लॉन्च किया गया? लॉन्च कब किया गया? इसके लक्ष्य क्या है? साथ साथ कितने स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया? अब यूपी में कितने, यूपी वाला स्टूडेंट बताएंगे यूपी में कितने ऐसे शहरों का स्मार्ट सिटी में चयन किया गया था, बिहार में कितना चयन किया गया था, झारखंड में कितना किया गया था, उसका एमपी में कितना किया गया था। जिस जिस स्टेट के आप स्टूडेंट हैं सभी लोग अपने राज्य के स्मार्ट सिटी की संख्या बताइएगा कौन कौन सा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से प्रश्न आप कवर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, और देखिए अर्बन प्लानिंग के बारे में, अर्बन गवर्नेंस के बारे में बात की जाती है। देखिए जहां अर्बन प्लानिंग होगा और अर्बन गवर्नेंस होगा, गवर्नेंस करने का मतलब बेहतर प्रबंधन करने वाला शासन प्रशासन, उसे गवर्नेंस कहा जाता है। जो बेहतर तरीके से चीजें, मान लीजिए 10 रुपया हम दे रहे हैं, वो नियोजित तरीके से बेहतर कर रहा है, तो वो 10 रुपया में सारे चीजों को बेहतर प्रबंधन के साथ काम करता है। तो इसमें देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे इस प्रकार से, एक अर्बन प्लानिंग एक अर्बन गवर्नेंस को जन्म देता है, तो अर्बन गवर्नेंस किस संदर्भ में आप उपयुक्त समझते हैं? तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पुट करना है, इनोवेटिव आइडियाज के बारे में बात करनी है, GIS या जियोग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग के साथ कुशल मानव संसाधन क्षमता विकास होना जरूरी है। ऐसा ये सब तथ्यों की चर्चा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी तथ्यों की चर्चा कर सकते हैं गवर्नेंस में। पहले शासन हुआ था चर्चा था, गवर्नेंस हुआ करता था, उसका ई शासन आया। अब है ना अर्बन गवर्नेंस, आपको एक चर्चा टॉपिक है जिसमें अर्बन में बेस्ट प्रबंधन कैसे किया जाए, बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके संदर्भ में बातें की जाए। इसमें सभी आयाम शामिल हो जाते हैं, जितने भी आपको प्रशासन के बेहतर प्रशासन को बेहतर बनाने के जितने आयाम है वो शहरों के संदर्भ में भी देखने को मिल जाता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर फंसा पेच। तो देखिए G20 सम्मेलन जो बातें की जा रही है, विदेश मंत्रियों की जो सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हो रहा है, देखिए अब तक का सबसे शक्तिशाली 20 देशों का संगठन जो है, अब भारत है ना, यह पहला मौका है जब एक साथ इतने सारे विदेश मंत्रियों को एक मंच पर लाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्जा, इसमें जो मुद्दे बनाए गए हैं, प्रयास रहेगा भारत सरकार का कि ऊर्जा, खाद्य संकट और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर बात की जाए। तो बहुराष्ट्रीय एजेंसी आप जानते हैं UN सबसे प्रमुखता पर रहता है, तो UN में सुधार की बात के संदर्भ में भी बातें की जा सकती है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना आपको। और ये कहाँ हो रहा है, इसके संदर्भ में। अब देखिए भारत G20 शेरपा हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये PT फैक्ट आप लोग सब छूटना नहीं चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि ये शेरपा के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है। अगर ये चीजें आप करते हैं तो बहुत बवंडर मिस्टेक कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब विदेश सचिव जो विनय क्वात्रा कहना है कि क्या है, बैठक में यूक्रेन और रूस के मौजूदा स्थिति की बात होगी, और इसका क्या नतीजा होगा अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जरूर है कि हम ऊर्जा, खाद्य संकट और स्थिति जो बनी है उस पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। तो याद रखिएगा, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ देशों, विकासशील और विकसित देशों के लिए भी यह बहुत महत्व रखता है। क्योंकि जो भी G20 देश के सम्मेलन के जो G20 देश के जो विदेश मंत्री, वो सभी आएंगे, और विदेश मंत्री एक अहम पद होता है सभी देशों में। तो इस संदर्भ में आप चीजों को समझना है और देखना है PT फैक्ट के तौर पर। अब देखिए क्वाड बैठक के लिए भारत आ सकते हैं जापान के विदेश मंत्री। तो ध्यान रखिएगा G20 सम्मेलन तो लेंगे ही लेंगे, हिस्सा न ले, बैठक में हिस्सा न ले, लेकिन क्वाड बैठक के हिस्सा लेने जरूर भारत आ सकते हैं जापान के विदेश मंत्री जो योशिमासा हायाशी। तो याद रखिएगा, अभी बातें आपको समझने, क्वाड क्या है, भारत, जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया का संगठन एक है। ध्यान रखिएगा, ये सब PT फैक्ट के तौर पर भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए सालाना बैठक मई या जून में कहाँ होगा, आयोजित ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो ये भी आपको PT फैक्ट कवर करना है। इससे पहले क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चर्चा किया जा चुका है, लास्ट बैठक जो हुई थी उसके संदर्भ में चर्चा हो चुकी है, इसलिए चीजों को आंसर देने का प्रयास कीजिएगा।
अब देखिए कैबिनेट ने दिया 10,000 करोड़ पोत एयरक्राफ्ट खरीदने का मंजूरी दिया है। तो देखिएगा किसे दिया है, इसे याद रखिएगा। आपको मंत्रिमंडल खरीद श्रेणी में भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित के तहत 3108.09 करोड़ रुपए की कुल लागत से 3 कैडेट परीक्षण पोतों के लिए लार्सन एंड ट्रोबो, याद रखिएगा L&T को के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया है, स्वीकृति दी। इन पोतों की डिलीवरी 2026 तक होगी। तो आपको यहाँ पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे कवर कर लीजिए, इसके सारे डायग्राम आप देख सकते हैं। चलिए, एक है 50 वर्ष पहले हुआ था CPR का गठन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, विदेश में दान लेने पर रोक लगा दी थी। और जो CPR का वेबसाइट के अनुसार इसका गठन कब किया गया था, वर्ष 1973 में किया गया था। जो एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसका प्रमुख क्या है, भारत में आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर शोध विमर्श पर परिचर्चा करना। और इसके वेबसाइट के अनुसार JNU में पढ़ा चुकी राजनीतिक विश्लेषक मीनाक्षी गोपीनाथ इसकी चेयरपर्सन वर्तमान में है। तो याद रखिएगा, मीनाक्षी गोपीनाथ क्या है, राजनीतिक विश्लेषक, इसकी वर्तमान चेयरपर्सन है आपको किस, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यामिनी वरिष्ठ नेता जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नेता है मणिशंकर अय्यर की बेटी है। आज इसके संदर्भ में जानकारी आपको रखनी है। क्यों रखनी है, देखिए बात यह हुआ है ना कि इसमें कुछ मामले फंसे थे जहां पर मणिशंकर की अय्यर बेटी इस पद से हटाया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ चीजें आपको अपडेट देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्या देखिए, जो CPR है कि वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसे दान देने वाले प्रमुख संस्थानों बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ओके फाउंडेशन है, ड्यूक विश्वविद्यालय है, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हेंसल सैंडल फाउंडेशन शामिल है। और शीर्ष 10 दानकर्ताओं में अमेरिका 6 संस्थान शामिल है। तो देखिए बड़े बड़े संस्थान इसमें दान करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये क्यों ये जरूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार क्या है, नवाटी इंक से भी CRP दान मिला है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगर किसी देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी संस्थान को दान कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ आपको समझनी चाहिए, वो उसके इम्पोर्टेंस जरूर रहे होंगे। तो विदेश से आर्थिक मदद लेने वाले हर व्यक्ति या संस्था को CRP की तरह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसको वर्ष 1976 आपातकाल के दौरान विदेशी चंदे की निगरानी के लिए बनाया गया था। और वर्ष 2010 में UPA सरकार के कार्यकाल में जो FCRA जो एक्ट है को शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। और वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने फिर इसमें संशोधन किया। अब ध्यान यह रखना है, कुछ मामले विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं देश में, तो जिसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस एक्ट के बारे में। कितने लोगों को याद है इस एक्ट के बारे में? FCR, एक सेकेंड, FCRA एक्ट के बारे में जो 1976 में चर्चा की जा चुकी, 2010 में संशोधन हुआ था जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो क्या एक्ट होता है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इससे संबंधित प्रावधान क्या है और किन किन मामलों में यह जांच इस एक्ट के तहत किया जा सकता है, कौन सी एजेंसी इस एक्ट का प्रयोग करती है, सभी पर चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग एक्टिव मोड में जो स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं लगातार आप लोग से बातें करता था ना कि कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मौलिक अधिकार से अधिक कर्तव्य पार्ट है। वो मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार हो या जनप्रतिनिधियों का मौलिक अधिकार हो, अर्थात जनप्रतिनिधियों अपनी बातें संसद में रखने से संबंधित के जो अधिकार दिए गए हैं उसी संदर्भ में मौलिक अधिकार को समझना। मैं लगातार आपसे बोलता था ना कि आपको मौलिक अधिकार से कहीं कर्तव्य इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको कर्तव्य निष्ठा के साथ सभी लोगों को पालन करना चाहिए। देखिए धन का जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी जो है, तो ध्यान रखिएगा इनके द्वारा इसी मार्मिक संदर्भ को समझाने का प्रयास किया गया है। और देखिए हमारे देश में एक अलग नशा भी देश पर चढ़ा हुआ है। क्या नशा चढ़ा हुआ है कि विरोध इतना व्यक्तिगत हो चुका है कि समस्याएं ना, हम लोकतांत्रिक जो मूल्य है उससे इतर कहीं जा रहे हैं। आप किसी के सपोर्टर हैं, मान लीजिए सपोर्टर है, मान लीजिए आप वैचारिक रूप से आप सपोर्टर हैं, तो आप है ना उस पार्टी के, मान लीजिए आप बीजेपी के हैं, तो आपको क्या बोला जाएगा, आपको उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है टर्मिनोलॉजी? आप बिकाऊ मीडिया हैं, या तो वर्तमान भाजपा के पपेट हैं, या तो फिर कांग्रेस के हैं,
तो आप पप्पू के कॉन्सेप्ट में लेकर देखने को मिलता है। तो द्विध्रुवीय या इस प्रकार के विचारधारा का धर्म विचार करते हैं। कोई व्यक्ति न्यूट्रल होता है, न इधर का बात करता है न उधर का बात करता है। वह गलतीवश किसी समस्या के निदान में इसके विरोध में बात करेगा तो इस और के लोग क्या बोलेंगे, अचानक बिना उसका व्यक्तिगत ज्ञान या बौद्धिक जो उनका शैक्षणिक ज्ञान है उसकी आकलन किए बिना क्या बोलेंगे, आपने यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर चीजें ये सब किए हैं। फिर इधर के लोग क्या करेंगे, इसके सपोर्ट में कुछ हम लोग बात कर देंगे, इसको विरोध कर देंगे, तो ये बोलेगा, इसको इस पार्टी के लोग क्या बोलेंगे कि आप इस पार्टी वाले के लोगों का टैक्स खाते हैं, बचाते हैं, आप मीडिया गोदी मीडिया है। इस प्रकार से चीजें आप लोग को संदर्भ में बात हो। पर यहाँ यह बिल्कुल भी लोग नहीं समझता है, समझने को प्रयास करता है कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए या लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मीडिया की भी बात की जाए, अगर कोई मीडिया कुछ सपोर्ट में बात कर देता है तुरंत उसे गोदी मीडिया के नाम से दर्ज कर दिया जाता है। कोई विरोध में लेता है, जैसे रवीश जी हैं, रवीश जी बार बार बात करते हैं ना, ये भी एक अलग फैक्ट है, पर ये अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सत्ता पक्ष वाले लोगों को पसंद नहीं आता है। तो हमारे देश में एक अलग नशा है, ठीक ना, नशा का दौर चल रहा है, जहां पर एक छद्म राष्ट्रवाद की ओर बात कर रहा है, जो राष्ट्रवाद तो है ही नहीं, राष्ट्रवाद के संदर्भ में देखने को छद्म राष्ट्रवाद, वहां पर कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। और एक देखिए उग्र राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद समझिएगा, उग्र राष्ट्रवाद को नेगेटिव सेंस में नहीं समझना है, यहाँ पॉजिटिव वे में उग्र राष्ट्रवाद को समझना है कि सीमा है ना, राष्ट्रवाद की सीमा अगर मान लीजिए आपको इस लेवल पर है तो वो दिखा कितना रहा है, इस लेवल पर दिखा रहा है, अर्थात वो अपना राष्ट्रवाद को एक उच्चतम बिंदु पर ले जाना चाहता है और प्रमाणित करना चाहता है कि हम देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। पर लोकतांत्रिक मान्यताएं, हमारा संवैधानिक जो संविधान ने हमें स्पष्ट करके दिया, उसमें क्या बातें की गई है, आपके अधिकार क्या है, उससे देश हित, भारत हित कैसे जुड़ा हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपका दायित्व क्या है, इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। अगर हम इन मुद्दों पर बेहतर प्रबंधन करते हैं, बेहतर कार्य करते हैं, तो आप जितना व्यक्ति जितना कर्तव्यनिष्ठ होगा, समाज उतना कर्तव्यनिष्ठ होगा, और कर्तव्यनिष्ठ जितना समाज होगा उतना बेहतर देश कर्तव्यनिष्ठ होगा। बातें मैं आपको लगातार बातें करता हूं, देखिए क्या बोला गया है कि दुख व्यक्त करते हुए खास तौर पर युवाओं को लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे आचरण के खिलाफ माहौल और जनमत तैयार करने के लिए जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। बातें तो यहाँ सब सही है, पर इनके द्वारा जो बात लास्ट इसके बाद बोली गई वह चिंता का विषय, सोचनीय का विषय है कि देश का उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति अपनी बातों को रखने के लिए है ना, बातों को रखने के लिए भी स्वतंत्र रूप से अपने वैचारिक स्वतंत्रता उसको नहीं मिली हुई है। कैसे, अगर ये बात अगर केवल इस शब्द को छोड़कर बोल देते हैं तो इनके शब्दों का राजनीतिकरण प्रारंभ हो जाता है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, किसी जनता जो जनता है उसको, जो सक्रिय राजनीति में भाग लेता है, उसको आप कैसे मॉडरेट कर सकते हैं। पर उनके द्वारा यह साफ शब्दों में कर दिया, क्योंकि इनको एहसास है कि देश में क्या चल रहा है और गैर राजनीतिक है यह बयान उनका। अप्रैल देखिए, अप्रैल की बात जो की है, गैर राजनीति, यह सिर्फ राष्ट्र के कल्याण से संबंधित है। अगर ये लाइन ये नहीं बोलते, अगर केवल ये लाइन बोलते, ये बातें बोलते, तो यहाँ का इनका राजनीतिकरण प्रारंभ हो जाता। देश अलग नशा में, मैं आपको बोला ना, ये पद और गरिमा का, पद और प्रतिष्ठा का भी यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा। जब हमारे राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ बातें मनचले लोग बोल देते हैं कि वह महिला है और सुंदर शब्द ऐसे असुंदर शब्द यूज किया जा सकता है, अभी संसद के भवन में बोला जा सकता है, मीडिया में बोला जा सकता है, तो सोच के देखिए कि तो आपको उपराष्ट्रपति है। इसलिए हेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है, इस बार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लगातार आप लोग अच्छे तरीके से करके जाइएगा। अब मैं जो बातें बोला हूं पहले भी आप लोग को याद रखना है कि इसके संदर्भ में धनखड़ जी किन किन बातों के संदर्भ में बात किए, तो थोड़ा सा आप मेन फैक्टर चीजों को कवर कर सकते हैं। नवाचार, अनुसंधान, उद्यमशीलता की बात इनके द्वारा की गई, सभी इसी बड़ी उपलब्धि गर्व करना चाहिए। लगातार भारत में नई शिक्षा नीति 2020 एक परिवर्तनकारी सुधार है, हमें डिग्री केंद्रित संस्कृति से दूर करेगा, हमें उत्पादक पथ की ओर ले जाएगा। और मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, किताबी ज्ञान यहाँ हमारे देश में भरा पड़े लोग हैं,
उनसे व्यवहारिक ज्ञान के संदर्भ में बात कर दीजिए, व्यवहारिक स्थलों पर उस समस्या के निदान के संदर्भ में बात कर लिए तो कहीं वो टिकते नहीं। अभी पीएचडी धारक लोग, एमए धारक लोग, यानी पीजी धारक लोग क्या है, अगर उनसे कोई केस स्टडी के बारे में पूछ दिया जाए या तो ये भी पूछ दिया जाए कि इस अमुक समस्या का निदान भविष्य में क्या आप सुरक्षित करते, तो किताबी ज्ञान उनके पास रहेगा, वो नहीं बता पाते। ये फैक्ट है, फैक्ट, ये चीजें मान के चलना होगा। नहीं, समस्या इतनी जटिल क्यों होती? अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे सकता हूं, बता सकता हूं कि हमारा जो गवर्नेंस का जो तकनीक है, गवर्नेंस का जो तकनीक है वह एक जो प्रशिक्षण शैली है वो कहीं ना कहीं अभी भी औपनिवेशिक शासन पद्धति से जुड़ा पड़ा है। एक अभ्यर्थी तैयारी करके सिलेक्शन लेता है यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, अचानक एक साल बाद उसमें ऐसी कौन सी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है जो एक वर्गवाद को जन्म दे देता है, वर्गवाद को। अर्थात हम आईएएस ग्रुप के हैं, आईएएस वर्ग के लोग हैं, आईपीएस वर्ग के लोग हैं, स्टेट में चले जाइए एसडीएम या आपको और भी पद जो है उसके वर्ग के आधार पर राज्य के अधिकारियों के वर्ग में। अब ये जो वर्ग है आईएएस वर्ग है, अब इसको समझिएगा। अब स्टेट वाले जो अधिकारी होते हैं उसको समझने को तैयार नहीं रहते, उनकी समस्याओं को समझने को तैयार नहीं रहते। तो ये चीज समझिएगा, एक अभ्यर्थी जो समान जीवन जी रहा है अपने चयन से पहले, और चयन के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जो भी स्थितियां उभर कर सामने आती, वो वर्गवाद कैसे हो जाता है? इसके पीछे यही है कि हम किताबी ज्ञानों पर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी भी बहुत से सिलेबस में ऐसे चीज है जो आपको है ना औपनिवेशिक शासन की प्रवृत्तियों को समझाता है, उसे समझाता है, बताता है। जैसे कैपलिंग करना, आप सोच के देखिए, एक अधिकारी कार्य करेगा ग्राउंड लेवल पर, कहाँ? गांव में, क्योंकि हमारा देश अभी भी गांव का है। तो आपको है ना क्या कराता, पहाड़ का आपको भ्रमण कराया जाएगा, वहां पर क्या किया जाता है, परेड कैपलिंग कराया जाता है वहां पर पहाड़ों का। तो समस्या ये नहीं है कि वहां इनके लिए होना चाहिए, आईएएस आईपीएस के लिए होना चाहिए ये सब प्रशिक्षण। अब बताइए कोई अधिकारी है, आईएएस है, वो कभी जाएगा पहाड़ के संदर्भ में, पहाड़ पर कैपलिंग करने, जिनका पहाड़ी क्षेत्रों में, मान लीजिए किसी का पोस्टिंग पहाड़ी इलाकों में है, तो उनके लिए अलग प्रशिक्षण आप ट्रेन ज्वाइनिंग के बाद करवा सकते हैं कि हाँ कम से कम न्यूनतम जानकारी उनको हो जाए। इसके लिए मान लीजिए 200 लोगों का आईएएस में चयन हुआ है पद पर, तो क्या 200 लोगों का प्रशिक्षण देना जरूरी है? सोच के देखिएगा, ऐसे स्टेट लेवल पर अधिकारियों को होता है। कभी भी वो समस्या क्या है, गरीबी समस्या है, अशिक्षा समस्या है, रोजगार समस्या है, आपदा प्रबंधन समस्या है, फिर शहरीकरण, जो बढ़ता शहरीकरण समस्या है। आप इसको ग्राउंड लेवल पर ले जाइए ना काम कराने के लिए, उनको 6 महीने का यहाँ ट्रेनिंग दीजिए, गरीबी से संबंधित टारगेट ग्रुप बना के आप काम करवा सकते हैं। यही किताबी ज्ञान में बात बार बार कहता हूँ कि आप किताबी ज्ञान से हमें बढ़कर क्या होगा, एक उत्पादक पथ की ओर ले जाना होगा। और उत्पादक कहने का मतलब किसी समस्या का समाधान, कोर पॉइंट क्या है उसे समझाने वाले टेक्निक को डेवलप करने की जरूरत है। इसके संदर्भ में बात की जाती है। युवा तनाव में न रहे, प्रयास करने संकोच न करे, क्योंकि गलती हो सकती है, सफलता का रास्ता खुलेगा। इसके संदर्भ में बात, विश्व भारत का सम्मान करता है, आज आवाज सुनता है, इसके संदर्भ में बात इनके द्वारा की गई। थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, बिल गेट्स कोविड काल में दौरान भारत के प्रबंधन की सराहना की। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, वैश्विक मंचों पर भी भारत के कोविड प्रबंधन के बारे में बहुत चर्चा हुई है, क्योंकि टारगेटेड लोगों को सही समय पर टारगेटेड स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा इंजेक्शन देना एक आम बात नहीं है। हम आप भारतीय हैं ना, इन सभी मुद्दों को आसान समझ लेते हैं कि ऐसे कैसे होगा। अब विरोधी क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ी चीज, इससे पहले मैंने पोलियो कराया था, तो ये बातें हो। पर कोविड जो स्थिति था, लोगों का मौत हो रहा था, मौत की स्थिति में जाकर प्रबंधन करना, समझ के देखिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना, देश है ना अलग ही नशा में है। अभी मेरे चर्चा कुछ दिन पहले भी चर्चा किया था कि आपको अडानी का जो मामला था पूरा जोर शोर से संसद में आया, पर उसी बात कुछ रिपोर्ट आया भारत के बारे में, पॉजिटिव रिपोर्ट आया था, उसकी चर्चा नहीं की जाएगी। देखिए आज तक अब इसके बारे में डिबेट सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। तो देश ऐसे ही, हमारा देश अलग नशा में चल रहा है। तो इनको थोड़ा सा ई संजीवनी अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखिए चर्चा यहाँ भी हो रहा, पीएम भारतीय औषधि जन औषधि परियोजना, जो आपको ध्यान रखिएगा क्या है कि
जेनरिक दवा वहाँ दी जाती है, अर्थात किसी ब्रांडेड कंपनी का जेनरिक दवा होता है जो कम मूल्य पर प्राप्त किया जाता है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केंद्र में। तो इससे बहुत गरीबों लोगों को लाभ मिल रहा है। नेशनल पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नाम से समर्थित वार रूम भी आपको दौरा किए, ई संजीवनी पर चर्चा की गई। तो बहुत सी चीज़ों पर ध्यान में रखना, इसे कवर करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय दलों के आय के मामले में कांग्रेस से आगे निकली टीएमसी। देश के 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, ध्यान रखिएगा। तो देश के 8 राजनीतिक अभी दल कौन है, इसकी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसको नंबर बता देना। ये लगातार पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है। जो राजनीतिक दलों को दिया जाता है मान्यता, वो किस मानकों के आधार पर दिया जाता है, इसके भी उत्तर आपको लिख के भेजना है। चलिए, राजनीतिक दल अगर जो नहीं लिख पाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनको क्या करना है, पीडीएफ आपको ग्रुप ऐप बना हुआ उस ग्रुप पे भेज दीजिए। आज मैं सारे जो भी पीडीएफ आए उसको चेक कर लूंगा। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है पीडीएफ भेजने में, ध्यान रखिएगा पीडीएफ भेजना है ऐप के ग्रुप से ही भेजा जाएगा। मान लीजिए कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ है, तो नीचे जहाँ मैसेज का बॉक्स है ना, वहाँ पे एक पिन बना होगा, पिन से अपना फाइल सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी पीडीएफ भेजना है उस फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। न कि आप पीडीएफ अपने मोबाइल में कहीं से निकाल कर उसको सेंड कीजिएगा। ये फैसिलिटी आप लोग को नहीं दी जाती है, क्योंकि इस तरह हो सकता है कि आप किसी फाइल को ऐसे भेज देंगे जो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर वही फाइल होगा अलाउड जो परीक्षा उपयोगी हो। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम करिएगा। अब देखिए, एसोसिएशन एडीआर रिपोर्ट जो है रिफॉर्म्स जो जानकारी देता है, ध्यान रखिएगा। आय घोषित किए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है। रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी आय कांग्रेस से अधिक रही और 8 राज्य कुल आय लगभग 16.59% है। यहाँ पर देखिए, वित्त वर्ष 21-22 के आंकड़े आपको दिए गए हैं। 3289.3 करोड़ रुपए की आय घोषित की गई सभी 8 राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसमें आधे हिस्सेदारी भाजपा की है। आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के संदर्भ में दस्तावेज के आधार पर बनाया गया है। तो अब ध्यान रखना, आमदनी खर्च का ब्यौरा क्या है, लगभग 3289.34 दलों की कुल आय है, जितने भी दल यहाँ पर है। उसके बाद कुल खर्च 1725 है करोड़ रुपया में। यहाँ पर राष्ट्रीय दल का संदर्भ देखिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, सीपीआर, सीपीआईआरएम, जो तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके संदर्भ में जानकारी ये रखना है कि और भी आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, जैसे खर्च कांग्रेस के आगे कौन कौन निकल गया, ये सब आंकड़े। इसलिए नहीं कि कोई दलगत यहाँ बातें हो रही, इसलिए कि जब भी एडीआर रिपोर्ट के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे, जहां पर इन पार्टियों से संदर्भित कोई प्रश्न रहे, क्यों लोकतंत्र में आपको धन बल इंपॉर्टेंस हो गया है, क्या राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर इसके सुधार करने का प्रयास किया है, उन सभी प्रश्नों में यह आपको जो पेपर स्लाइड है आपको काम देगा। और ध्यान रखिएगा, आप जितना डाटा बेहतर तरीके से पुट कर पाइएगा उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उम्मीद करता है इसका लाभ आप लोग ले पाइएगा। अब क्या करना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना है, सपोर्ट कर देना है, ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा पानी में पी लूँ। और ऐप देखिए, नया नया सीरीज अपलोड हो रहा है। आपको 1 सेकंड, आपको याद रखना है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहा है। आप इसको रेगुलर देखिए, इसके रिवाइज कीजिए, और इसको पीडीएफ को लेकर केवल है ना क्या करना है, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना है। लगातार आप इसको करते रहेंगे, वीकली 1-2 बार इसको देखते रहेंगे, केवल पीडीएफ को देखते रहना है और कुछ करना नहीं। ऐप पर सारे चीज़ अवेलेबल है। और देखिए, 365 रुपये से कुछ आपका होना जाना नहीं है, मुझे भी पता है। आपका कुछ खर्चा 2 दिन का आपका पानी पूरी का दाम है, महीने भर का, ठीक ना, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। एक पिज़्ज़ा से भी कम दाम इसका रखा गया है। साथ ही साथ अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक डिश के रेस्टोरेंट का जो प्राइस है उससे भी कम है। अगर आप इतना त्याग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत करीब होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो सीरीज है आपको उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर देगा जो आपको एग्जाम ओरिएंट चीज़ों को, इसके साथ बहुत से ट्रिक आपको देगा जो एग्जाम में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। उन क्वेश्चनों के लिए जो 50-50 चांसेस आपको रहता है कि हाँ मुझे ये पता है, ये नहीं पता है। साथ ही साथ जिसमें 100% आपको नहीं पता है,
तो कैसे आप क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर भी आप उसे बाइफरगेट कर सकते हैं, सही उत्तर कौन होगा, गलत कौन होगा। तो वो सारी टेक्निक आपको सारे 335 से अधिक क्वेश्चन जो आप लोग को कवर कराए जाएंगे एमसीक्यू, उसमें बताए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, मुझे 50,000 से अधिक क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने का, न्यू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट, न्यू क्वेश्चन बनाने का एक्सपीरियंस है। तो मैंने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर काम किया है, ऐसा नहीं कि केवल इसी प्लेटफॉर्म पर, अपना प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ, बहुत जगह से मैं अब जो भी चीज़ें सीख कर आया हूँ यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तभी तो इन सब चीज़ों को, केस स्टडी रहे या तो किसी क्वेश्चन को कैसे, किसी टॉपिक को क्वेश्चन ओरिएंट कैसे बनाना है, कोई क्वेश्चन कैसे मेंस ओरिएंट बनेगा, इंटरव्यू ओरिएंट बनेगा, कैसे, इस तरह ही नहीं आ गया ना, बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें बताई जाती वो मैंने अभी तक जो प्राप्त किया एक्सपीरियंस, उसी के आधार पर बताता हूँ। ऐसा कोई किताबी ज्ञान आप लोगों को मैं नहीं देता हूँ, किताब तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा व्यवहारिक बनिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में। आप लोग को लगता होगा बिहार के साथ भाई बहुत नाइंसाफी केंद्र सरकार कर रही है। जो भी बिहारी लोग होंगे, मैं भी एक बिहारी के तौर पर जानता हूँ, रहता हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग को जाननी चाहिए। मुझे भी कभी कभी लगता है दुख, ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है, पर तकनीकी पक्षों को अगर देखिएगा तो समस्याएं आप समझ में आएगी, क्यों नहीं किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है इतनी मांग होने के बावजूद भी। इसके लिए कुछ सारगर्भित चीज़ों को समझना है आपको। कैसे, तो ये जो टॉपिक है आपको यूपीएससी जीएस पेपर 2 संवैधानिक प्रावधान राज्यों के विशेष स्थितियों के संदर्भ में चर्चा, जहां भी टॉपिक में होगा वो उससे संदर्भित होगा। स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट, खासकर बीपीएससी वाले स्टूडेंट, क्या करना है, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से लिख लेना है। और जो इंटरव्यू देने जाएंगे तो भाई इस क्वेश्चन को तैयार रखिए आप लोग, क्योंकि चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले इंटरव्यू के जो शुरुआती इंटरव्यू के दौर रहेंगे, तो आपको एकदम प्रश्न का ये बम्बार्डी इससे होने वाला है, क्योंकि नीतीश जी का फेवरेट जो ये टॉपिक है, और सरकार का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो इंटरव्यू का फेवरेट टॉपिक होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको बेहतर तरीके से करके जाना है। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ बातें पहले सुन लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद इसके की नोट्स को देखेंगे। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा जो जो बजट सत्र चल रहा है, कल बजट, बिहार का बजट आया है 1 मार्च को प्रस्तुत हुआ है ना, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे हम, टेंशन नहीं लीजिएगा। बिहार विशेष राज्य दर्जा देने के मुद्दे पे एक बिहार जोर लगाया है। अगर यह दर्जा मिल जाता है तो बिहार पिछड़े राज्यों की सूची से निकलकर विकसित राज्यों में सम्मिलित हो जाएगा। इनका दावा अपने तरफ से सही है, और जो भी विशेष राज्य का दर्जा जिसे मिला उसका प्रबंधन बेहतर हो गया है। पर मैं कुछ यहाँ बातें आपको लास्ट में बताऊंगा, इसके अतिरिक्त भी कुछ किया जाना चाहिए या नहीं जाना, केवल विशेष राज्य के दर्जे के संदर्भ में ही हम आस लगा के बैठेंगे। यहाँ पर मैं लास्ट में एनालिसिस करूंगा, जब सारी चीज़ों को बता दूंगा, ताकि एग्जाम में आप जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठे या मेंस में आपसे प्रश्न पूछे तो आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में न्यूट्रल व्यू आपके पास होना चाहिए। अब 2040 तक जनसंख्या वृद्धि दर स्थित होगी, उसके बाद इसमें गिरावट आएगी, तो क्योंकि शिक्षित पति पत्नी जनसंख्या को नियंत्रित कर। हाल ही मेंस के क्वेश्चन में आप लोग को मैंने पूछा था, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि की कुंजी मानी जाती है, रोकने के लिए कुंजी मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए बातें फिर आ गई, संदर्भ वही है, मोटो वही बताना है कि जब महिला पढ़ी लिखी रहेगी तो सशक्तिकरण की बात करेगी ना। तो देखिए प्रश्न कैसे कहाँ से निकाले जाते हैं, बार बार प्रश्न आपको रिपीट होंगे, तो हल्के में किसी चीज को मत लिखिए। आपके आसपास के 24 घंटे की घटनाओं से प्रश्न निकल सकता है, जो भी आप जहाँ भी है टाउन में, जिस टाउन में, उसके आसपास में जो भी घटना घटी है, तो ध्यान रखिएगा आपको ये सब चीजें समझनी है। अब पेपर आपको क्या देता है, पेपर आपके है ना, पेपर आपका सामाजिक दर्पण है, आर्थिक दर्पण है, पर्यावरणीय दर्पण है, सरकारी राजनीतिक दर्पण आपको समझिए, इसमें व्यवहारिक दर्पण है, जवाबदेही के संदर्भ में बातें करता है। तो ये आपको एग्जाम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस यही सारे टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को कवर कीजिए। अब देखिए इसके संदर्भ में लोग बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, बिहार सरकार लगातार जोर देकर कहा है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देना चाहिए, अर्थात स्पेशल कैटेगरी SCS का दर्जा देना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने की मांग वापस नहीं लिया है। विधानसभा में संगठित होकर यह मांग दोहराने की बात की जा रही है, यह बात हो रही है ना, विधानसभा में बातें की गई है।
तो अब हम लोग समझते हैं कि संविधान में स्थिति क्या है इसकी। स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस की स्थिति क्या है संवैधानिक रूप से हम लोग समझेंगे। तो याद रखिएगा कि संविधान के भाग 21 में क्या है, अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई तक, है ना, कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और इसमें 2019 में कुछ संशोधन भी हुए। तो मैंने आप लोगों को जब जम्मू कश्मीर राज्य विशेष राज्य के दर्जे के संदर्भ में जो चर्चा थी 35A की चर्चा, तो उसमें बताए हुए थे कौन कौन सा आर्टिकल हट गया है। तो क्वेश्चन में आपको बताना है पहले कि जम्मू कश्मीर जो प्रावधान लागू हुआ 2019 के बाद, इस अनुच्छेद भाग के किस अनुच्छेद को अप्रभावी बनाया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग बातें आगे करेंगे। अब ये राज्य कौन कौन है पहले उसको समझ लेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस संविधान के इस भाग के तहत कौन कौन राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना और गोवा है। तो यहाँ विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, विशेष स्थिति में आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था कुछ दिन पहले ना, राज्यपाल का विशेषाधिकार याद है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात का विदर्भ की चर्चा किया था, गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ की बात की थी मैंने, और भी स्टेटों की बात की थी, याद है, असम का बात किया था, मणिपुर, आंध्र प्रदेश का, सिक्किम की मैंने बात की थी, अरुणाचल प्रदेश की बात की थी। तो उसी के संदर्भ में विशेष प्रावधानों के संदर्भ में अनुच्छेद भाग 21 में आपको अनुच्छेद 71 से लेकर 71A से लेकर 71I तक चर्चा है और आपको प्रश्न पूछा जाता है न कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, और यहाँ विशेष राज्य का दर्जा कहाँ से आया इसको समझना है। तो आप समझिएगा संवैधानिक रूप से किसी को यह मांग करने का अधिकार प्राप्त नहीं है कि हमें आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तो हमें आपको देना है। तो राज्य केंद्र के अनुशंसा पर, केंद्र के इच्छा शक्ति पर ही डिपेंड करता है किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी में लाना, SC/ST में, ठीक ना, ऐसा नहीं कोई संवैधानिक प्रावधान है। यह जो प्रावधान है भाग 21 का, वो विशेष स्थिति में प्रबंधन की बात करेगा, प्रशासन की बात करेगा, कल्याण की बात करेगा। इसमें देख रहे हैं ना यहाँ पर बात की गई है जिन को हाल ही के राज्यपाल के टॉपिक में मैंने आप लोगों को कवर किया है, लास्ट 2-3 दिन क्लास पहले हुआ है जिसमें, तो आप लोग जिनको पता है तो थोड़ा सा बताइएगा हाँ हुआ है या नहीं हुआ है। तो समझ गए यहाँ पर स्थिति क्या है। अब याद रखना है विशेष राज्य का दर्जा आप लोग को क्या है ये आप समझना है। तो विशेष श्रेणी राज्य का जो दर्जा उन राज्यों को विकास सहायता के लिए केंद्र द्वारा वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं, अर्थात भौगोलिक रूप से वो पिछड़ेपन का कारण हो, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इन 3 आधारों पर उनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किया जाता है। अब याद रखिएगा वर्ष 1969 में 1969 में भारत के भौगोलिक जो वर्गीकरण है 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बताना है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनका गठन कब किया गया था, इसका कार्यकाल कब था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आपको कवर करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि आप रिवाइज करते रहिए, सारे टॉपिक आपके उसके प्रीवियस क्वेश्चन के भी कवर हो जाएंगे, वर्तमान के भी कवर होंगे, फ्यूचर में जब क्वेश्चन बनने वाले उससे भी प्रश्न आ जाएंगे। तो देखिए 5वें वित्त आयोग क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से टॉपिक पूछने का मन होगा, मान लीजिए विशेष राज्य चर्चा में है तो इसके सारे डायग्राम से आपको टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि केवल विशेष राज्य का ही प्रश्न पूछेगा, चर्चा रहेगा। तो अब जाइएगा इंटरव्यू में तो भाई यहाँ किसने दिया था सुझाव, इसने इस विशेष राज्य के दर्जा के संदर्भ में, तो 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया गया था, वर्ष 69 में किया गया था। तो 5वें वित्त आयोग के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो जो स्टूडेंट इसको करके जाएगा तो उसका सिलेक्शन होगा, नहीं तो बाद में चीजें ऐसे ही हो कि मेरा तो बहुत अच्छा गया था पर कहीं मेरी गलती हो गई। तो ये सब बातें होता है ना, एक्सक्यूज जो देता है ना, रिजल्ट आने के फाइनल रिजल्ट नहीं आने के बाद कुछ एक्सक्यूज अभ्यर्थियों के द्वारा आता है। तो एक्सक्यूज का कारण यही सब होता है कि आप बैकग्राउंड है ना, पिच मैदान पर पिच सही तैयार नहीं करिएगा तो कभी भी कोई खेल बेहतर हो सकता है, वो फुटबॉल हो, हॉकी हो, आपको क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल, अगर उसका पिच ही बेहतर नहीं बनाइएगा तो कभी भी उस पर बेहतर खेल हो पाएगा, सोच के देखिएगा। तो यही है पिच बनाना। केवल ये नहीं जान लेना कि विशेष राज्य का दर्जा का ये पॉइंट है, उसके और भी पिच के डायग्राम है,
अब मान लीजिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का बेहतर पिच प्रबंधन नहीं हुआ, जहां पर ज्यादा शॉट लगता है तो पता चले यहाँ बॉल जा नहीं रहा है, यहाँ पर दौड़ते हैं जो लोग वो बेहतर तरीके से दौड़ नहीं पा रहे, बॉल पकड़ने के लिए गिर जा रहे हैं तो पूरा मट्टी का बढ़ जा रहा है। जैसे आपको लखनऊ वाले मामले में देखे थे ना, उस पर बैन लगाने की बात की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए। तो देखिए बात यहाँ यही समझिएगा, आपके व्यवहारिक ज्ञान से ही समझ में आएगा किस टॉपिक पर हमको बेहतर काम करना है। तो यह सब आपको ध्यान, तो वित्त आयोग क्या है, तो इससे यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, मेंस में। अब विशेष राज्य दर्जा पीछे रह जाएगा तो आपको पता चलेगा अभी वित्त आयोग तो गठन अभी हुआ ही नहीं है, तो भाई हम कैसे अभी पढ़ के जाएंगे। पर थीम अंदर सब टॉपिक में वित्त आयोग की चर्चा तो है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, गार्डविल फॉर्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के पैरामीटर निर्धारित किया। अब गार्डविल फॉर्मूला याद रखना, पहले भी आपको जब चर्चा हुआ था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में मैंने बात का वर्गीकरण किया था, तो गार्डविल फॉर्मूले के बारे में चर्चा किया था। तो जितने लोगों को याद होगा थोड़ा सा रिपीट कर लेना है। यह फार्मूला कुछ फार्मूला देता है जिसके आधार पर हम विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दे सकते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे उस पर। अब याद रखिएगा यह निर्णय तत्कालिक योजना निकाय अर्थात जो योजना निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा लिया गया था वर्ष 1969 के क्रम में, जो विभिन्न मापदंडों पर आधारित था। यह फार्मूला कौन दिया था, गार्डविल के द्वारा दिया गया था फार्मूला। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। अब नक्शा बनाइए देश का, ठीक है, नक्शा बनाइए। अब यहाँ पर क्या है, बिहार को लेकर आइए, यहाँ बिहार है भाई साहब, इसके नीचे झारखंड है। तो पहला तो पहाड़ी क्षेत्र, तो बिहार के किसी भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे पहले इस फार्मूले को देखिएगा। जैसे आपको यह है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में बात जो की जाती है, विशेष राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है 8 राज्यों को, है ना। 7 सिस्टर तो यहाँ ये है, हिमाचल प्रदेश की बात अब वर्तमान में समझिएगा। तो जैसा पहाड़ी दुर्गम इलाका है, क्या बिहार में है, तो नहीं है। कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, तो बिहार में ऐसा है। या तो कम होना चाहिए, एकदम अधिक होना चाहिए, बड़ा हिस्सा है जनजातीय क्षेत्रों का, तो कम घनत्व भी नहीं है, अधिक है। जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी आम धारणा यह है कि जो जनजातीय समुदाय है कहीं ना कहीं पिछड़ा रह गया है हमारे विकास के मानकों के आधार पर, इसलिए सबसे पहले उनको समान धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा जनजातीय पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, इसके पीछे आप लोगों को रोड मैप भी मैंने बताया था। अब याद रखिएगा पड़ोसी देशों का सीमा सामरिक स्थिति हो। अब देखिए पड़ोसी देश से केवल नेपाल आता है, तो भारत नेपाल के साथ सामरिक स्थिति रखता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। हमारा इसका रिश्ता बेटी और रोटी का रिश्ता है। कुछ कूटनीतिक बदलाव होते हैं समय के साथ, पर दूरगामी परिणाम यह है कि इसके साथ कुछ सामरिक स्थिति नहीं हमारी, जितना हम चीन के साथ हैं, ठीक है ना, जितना हम पाकिस्तान के साथ हैं, और भी समुद्री सीमाओं के संदर्भ हम देखेंगे, है ना, वह उस स्तर का तो नहीं है ना। हमारे साथ चीन का नेपाल के साथ रिश्ते बेहतर है, हाँ कभी समय अंतराल में ये बेहतर स्थितियां कुछ पटरी से उतर जाती फिर कंट्रोल में आ जाती, तो हम उस प्रकार के सामरिक स्थिति का सामना नेपाल से नहीं करते हैं जो आपको चाइना यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, इधर जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और चीन से करते हैं, है ना। इन लोगों को छूट दे दिया जाए तो कल ही भारत में चढ़ जाएंगे। तो हमारा इन राज्यों में डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर आप सुरक्षा के माहौल क्रिएट कर सके, ये भी आप समझिएगा। अब नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब बुनियादी अवसर, आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ मैप देख लीजिए, बिहार यहाँ देख लीजिए। अब बुनियादी आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन, तो ये बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा, आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन। अब राज्य वित्त की अव्यवहारिक प्रकृति है, तो क्या राज्यों में ऐसा है बताइएगा, बिहार के राज्यों में अभी बजट में ही 15 पॉइंट कुछ का आकलन किया गया, समृद्धि दर लगातार 10.45 से 11.25 के दर से बढ़ रहा है बिहार का समृद्धि दर, तो राज्य के वित्त का अप्रभावी प्रकृति भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा केवल एक आधार बनता है जिसके आधार पर आपको ये बातें की जाती है, और मौखिक तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह बोला जाता है कि हम कोस्टल एरिया से नहीं जुड़े हुए, जैसे कोस्टल समुद्री तट रेखा से नहीं जुड़े, नहीं तो हम क्या करते, हम बेहतर आपको शासन प्रशासन करते, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता। तो ध्यान रखिएगा यह गलत राजनीतिक बयान है,
अगर आपको इसे पूछे इंटरव्यू में तो आप इसको दूसरे तरीके से बोलिएगा। यह ऐसे कई राज्य हैं, जैसे आपको पंजाब है ना, पंजाब का आप देख लीजिए व्यापार, हरियाणा का देखिए, उसके बाद राजस्थान का देखिए, है ना। तो इन राज्यों का एमपी का देख सकते हैं, यूपी का देख सकते हैं। तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं जिनका समुद्री सीमा से राज्य का सीमा साझा नहीं होता, उनका अर्थव्यवस्था किस रूप से बढ़ा है, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस रूप से बढ़ा है, ये समझने की जरूरत है। अगर आप उससे कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप इस क्षेत्र में रणनीति के तौर पर कमजोर दिख रहे हैं। नहीं तो कोस्टल एरिया हो जाने मात्र से आप समृद्धि प्राप्त कर लीजिएगा या विशेष स्थिति प्राप्त कर लीजिए, ये कहीं एक तरफी नजर आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझे होंगे। नहीं तो कहानियां लोग भावनाओं में बह के तो बोलेंगे, मैं भी अभी बोलूंगा बिहारी के तौर पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या इन आधारों पर मिल सकता है जो विधि द्वारा स्थापित है, प्रक्रिया है ना। हमारे देश में कानून का राज्य है ना, कानून ये बनाया गया है कि जब 1969 के दशक में ये चीजें बातें की गई। अब मान लीजिए आपके सवाल आएंगे कि भाई ऐसा क्यों, आप इसको बदल दीजिए, नियम विधि तो ही बनाया गया। तो मान लीजिए विधि बना के हम बिहार फॉर्मेट पे ले आते हैं, क्या भाजपा को नहीं लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, या कांग्रेस को ही जो सरकार पहले थी उसको नहीं लगा तो बिहार का विशेष दर्जा दे जाए, यहाँ पर सारी सीटें हमारा बुक हो जाएगा लोकसभा के लिए। पर ध्यान रखिएगा, एक गलती पूरा देश के लिए नासूर बन सकता है। अगर मान लीजिए हम इसको बिहार के फॉर्मेट पर इसको फॉर्मूला दे देते हैं, तो बिहार के साथ साथ अन्य राज्य भी इसका डिमांड करेंगे, भाई तुम बिहार को दिए हो, उसके साथ मॉडरेट करके विशेष तरीके संशोधन करके तो क्या करना, मेरे लिए भी तुम प्रोविजन करो। तो अब हर राज्य कर देगा तो क्या करिएगा, 28 राज्यों को विशेष दर्जा दीजिएगा। अब सब डिमांड करेंगे ना। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा, घर में 4 पुतों हैं, शादी है जिनका हुआ है, लड़का जिनका है, 7 बहुएं हैं, बहू, ठीक ना, एक बड़ी बहू है, उसके एक और बहू है, इसके बाद एक और बहू है, एक और बहू है, आज एक 5 बहू आप ले लीजिए, 5 बहुओं को ले लीजिए, 5 बहू, ठीक है ना। अगर कोई माता पिता सामूहिक तौर पर मान लीजिए बीच वाले को कुछ गिफ्ट देती है, कितना भी लोगों में इन लोगों में प्रेम क्यों न रहे, जब केवल एक को घर का गार्जियन गिफ्ट देगा तो इन चारों को मन में खटकेगा। भले व्यवहार में मुंह पर नहीं बोलेगा, नहीं बहुत अच्छी है, छोटी है तो छोटी को दे देना चाहिए, पर इन चारों बहुओं के दिमाग में ये चलेगा कि मेरे साथ गार्जियन ने नाइंसाफी किया है। ये भी क्या करेंगे, डिमांड शुरू करेंगे, इन प्राकृतिक तकनीक अपनाएगी, अपने पति पर दबाव डालेगी, बच्चों से बोलवाएगी बार बार, या तो अपने ही बार बार बोली सास को बोलेगी, या ताना भी मारेगी। तो कहने का अर्थ यही है, उनका एन प्राकृतिक तकनीक अपना के उस गिफ्ट के अप्रूव प्राप्त करना है। हो सकता है ये जितना मान लीजिए 1 लाख का ये गिफ्ट है, 1 लाख का नहीं होगा, कम से कम 50,000 का भी डिमांड करेगी, भाई हमको 50,000 भी मिल जाए। या फिर करेगी नहीं, हमको 1 लाख नहीं 1.5 लाख का मिलना चाहिए। कोई जिद पड़ जाएगी, अनशन कर देगी घर में, तो कलह का स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। समझ गए, व्यवहारिक स्थिति पर आप ये समझने की जरूरत है। नहीं तो समस्याएं राज्य के बाद देश के बाद थोड़ी है कि पैसा की कमी है, एसेट क्रिएट कर लेगा विशेष दर्जा, किसी न किसी राज्य की मजबूती होगी ना। सोच के देखिएगा, कांग्रेस पहले रहा करती थी, अभी भाजपा रहा करती है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाए, जब इस पार्टी से पहले रहा करते थे। केवल एक व्यक्ति विशेष के वैचारिक राजनीतिक संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो ये किसी देश के नासूर बनने लायक स्थिति क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सभी राज्य अब डिमांड करना शुरू कर, आप कितने लोगों को आप दीजिएगा, ये भी समस्या हो जाएगी राज्य केंद्र की सरकार के पास। तो इसके लिए क्या हुआ, तो याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब याद रखिएगा, सर्वप्रथम वर्ष 1969 का कॉन्सेप्ट, विशेष राज्य की दर्जा जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को दिया गया, सर्वप्रथम इन राज्यों को दिया गया। तो देखिए इन राज्यों की भौगोलिक स्थिति देखिएगा, जो भी पैरामीटर सभी पर उस समय 1969 में सब फुलफिल हो रहा था गार्गिल फार्मूला के तहत, तो इनको दिया गया। उसके बाद याद रखना है, अब तक 8 राज्यों को दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको दिया गया। उसके बाद आपको एक सिक्किम जो 8वां में आ जाता है यहाँ पर, फिर उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को दिया गया है। क्लियर यहाँ तक, जम्मू कश्मीर को पहले दिया जाता था। अब याद रखिएगा 74 से लेकर 79 तक 5
राज्यों तक विशेष श्रेणी जोड़ा गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। तो यह कब जोड़ा गया, इसे भी याद रखना है। 1974 से लेकर 1979 तक इसे जोड़ दिया गया था। अब याद रखिएगा 90 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को जोड़ा गया और 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य की श्रेणी में जोड़ा गया। अब याद यहाँ नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है जो आपके इस प्रश्न का आधार बनेगा, क्या कि 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर उन राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है जो इस प्रकार से डिमांड करते हैं। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जितने पूर्वोत्तर का राज्य और 3 पहाड़ी, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपको 14 जब गठन हुआ था उस समय आपको जम्मू कश्मीर हुआ करता था, तो ध्यान रखिए जम्मू कश्मीर को भी याद रखना। पर वर्तमान में ये भी स्थितियां हट गई है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संदर्भ समझने की जरूरत है। 14वें वित्त आयोग सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य का संसाधन अंतर कर हस्तांतरण के माध्यम से भरा जाए, अर्थात उसके कर का जो टैक्स है, टैक्स आपको बढ़ा दीजिए, मात्रा बढ़ा दीजिए, ताकि वो क्या करे, अपना विशेष राज्य के संदर्भ में जो स्थितियां प्राप्त करता ना, जो भी सुविधाएं प्राप्त करता, वो अतिरिक्त टैक्स से पूर्ति कर ले। तो ये कहीं बेहतर विकल्प था। अब सभी राज्यों को विशेष दर्जा न देकर हम केवल पैसे ही दे दें। अब मान लीजिए विशेष राज्य का दर्जा हम प्राप्त करेंगे तो छूट हमें कर में मिलेगा ना, किसी योजना में केंद्र के द्वारा सहयोग दिया जाएगा, तो वो भी हम पैसे के तौर पर ही करते थे ना। वैसा थोड़ी है किसी विशेष राज्य का दर्जा देना है तो क्या करना है कि दिल्ली का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता था, या तो फिर हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच वहाँ बैठेगा, ऐसा तो है नहीं। प्रशासनिक तौर पर कुछ चीजें बदलेगी नहीं, वहाँ राजनीतिक तौर पर नहीं बदलेगी, केवल टैक्स के संदर्भ में या पैसे के संदर्भ में, आय के संदर्भ में बातें की जाएगी वहाँ। तो यहाँ पर अतिरिक्त जो टैक्स मिलेगा, अतिरिक्त हस्तांतरण, कर हस्तांतरण के तौर पर, मान लीजिए पहले 3000 मिलता था, अब इसको अगर 10% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 10 से 15% तक बढ़ा दिया जाए, अब इसका और भी राशि बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा उस अतिरिक्त पैसे से वो खर्च करेगा अपने राज्य के विकास के लिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर केंद्र कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया, जिसे 2015 में लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न लगातार पूछा गया था, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जब तक ये टॉपिक चर्चा में रहेगा तब तक ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। ऐसा क्या कारण था जो 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण की दर को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया? आप लोगों ने आज तक सभी जगह पढ़ा होगा कि कर हस्तांतरण बढ़ा दिया गया है, पर क्यों बढ़ाया गया कि कहीं से आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिला है या नहीं? अगर मिला है तो मुझे बताइएगा, यस सर मुझे मिला है, नहीं मिला है तो भी बताइएगा नहीं मिला है। तो समझ में आएगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप इस बेहतर तकनीक को, कोऑर्डिनेशन और टेक्निक को सीख गए, इंटरलिंक करना सीख गए, तो समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों। मान लीजिए आप इस आधार को बता दिया, कोई इंटरव्यू में पूछ देगा, ये बताइए भाई साहब, आपसे पूछेगा, बड़े प्यार से पूछता है, ऐसा नहीं कि आपको फील नहीं होने देगा कि आपकी जानकारी नहीं, इतना पोलाइटली आपसे पूछेगा। चलिए आप बताइए, तो 14वें वित्त आयोग में कुछ चीजें बदली गई थी। क्या बदली गई थी आपको पता है? तो आप क्या करेंगे, मेन मोटो की बात ना करके क्या बोलेंगे, कुछ और भी बातें करना शुरू कर दीजिए, कहानी। तो नहीं बाबू, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ 32% से बढ़ाकर 42% किया गया। क्या ऐसा जरूरी था 10% का टैक्स संवर्धन बढ़ा देना, कर हस्तांतरण? केंद्र क्यों डाइल्यूट कर देगा अपना पैसा? केंद्र के पास इतनी पैसा है। अब ये बात आपको 4 मिनट बातें समझाएगा, 2 मिनट की बातें समझाएगा, उसके बाद पूछ देगा ऐसा क्या कारण था। तो सारी कहानी आप पढ़े हैं, सब जान रहे हैं, पर ये क्यों संदर्भ में आया ये नहीं बता पाइएगा। तो इसका मतलब कि आपने किताबी ज्ञान प्राप्त किया, आपने रट लिया है, रट के आप इंटरव्यू बोर्ड में आ गए हैं। तो रटे हैं तो भाई आपका सिलेक्शन कैसे लेगा, जब तक आप चीजों को समझा नहीं पाइए। और जिस स्टूडेंट के द्वारा, मेरे जो भी स्टूडेंट हो वो ये कहेंगे कि सर ऐसा कारण, मूल कारण यह माना गया उस समय कि जब विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था राज्यों के द्वारा, विशेषकर बिहार राज्य के द्वारा, और भी राज्य थे जो उस संदर्भ में, तो आप उस समय 14वें वित्त आयोग ने एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास किया, जिसमें हम योजनाओं में क्या है, छूट देके न देकर क्या करेंगे, उनके कर हस्तांतरण की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं, इससे हम कुछ हद तक विशेष राज्य प्राप्त करने वाली स्थिति जो होगी वो उन राज्यों को प्राप्त हो सकती है। अर्थात पैसे जब ज्यादा मिलेंगे तो वो खर्च अपने राज्य में ज्यादा करेंगे, तो खर्च होगा तो डेवलपमेंट भी होगा।
तो आप देखते होंगे 2015 के बाद बिहार में क्या हुआ, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने के प्रोग्राम मिले होंगे, जहाँ पर रोडवे आपको देखने को मिला होगा, उसके बाद आपको हाईवे देखने को मिला होगा, क्योंकि ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको उसी सेक्टर में किए गए थे। उससे पहले बिहार में आपको ना रोड का कनेक्शन सही तरीके से मिलता हो। जब ये वर्तमान में आप देखिएगा ना उन सब चीज़ों को धरातल में पर, तो आपको बताइएगा ना इस कर का फायदा क्या हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, तो बताइए भाई साहब, बताओ बाबू, जब इतना जानते ही हो, आपको पता है, तो इस कर टैक्स से क्या लाभ हुआ बिहार को। तो बिहार लाभ को क्या हुआ, तो बिहार लाभ यही हुआ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, रोड बेहतर किया इस पैसे से, प्रबंधन, आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से किया, शहरीकरण का जो प्रबंधन था बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। ये सारे टैक्स से आपको ही हुआ है, इस 10 बढ़े हुए 10% के टैक्स से हुआ है। अगर आप इस तरीके का उत्तर देते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका होगा। बाकी कहानियां कितनी पढ़ के गए उससे कोई मतलब उसको नहीं है, कि वित्त आयोग आप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप विशेष राज्य का दर्जा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, उससे कोई मतलब उसको नहीं होगा। बस मतलब ये होगा कि इस टैक्स के बढ़ने के स्तर को समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए हैं। आप सोच के देखिए, स्वयं अब आप आकलन कीजिए कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जो मांगे की जा रही है। तब आप इसको सही तरीके से, अब मान लीजिए जैसे, तब आपसे एक नया प्रश्न पूछ देगा, तब बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा करना चाहिए, मांग करनी चाहिए इस संदर्भ में। तो आपको यहाँ पर न्यूट्रल व्यू में चलना। सर इस कॉन्सेप्ट से तो राज्य को बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है, लगातार समृद्धि आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, फिर भी बिहार के जो हमारे प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख, उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है, तो केंद्र को एक दफा इनसे ना संवाद करने की जरूरत है। बस इतना बोल के निकल जाइए, अब इन पर फेंक दीजिए पासा अपना, और केंद्र के संदर्भ में पासा फेंक दीजिए। भाई आप उस दर्जे तक अभी गए ही नहीं कि इनके राजनीतिक चीज को समझ सके। तो संवाद करनी चाहिए, क्या बात है, क्यों ऐसी मांग बार बार की जा रही है। तो एक बार बैठ के, मंचों पर बैठ के, इसके लिए आप डायल्यूट कर सकते हैं कि क्या डिमांड हो सकता है। तो इसके बाद कुछ और विकल्प निकले कि समस्या कहीं और हो, तो इस प्रकार के उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यह सभी राज्यों की बात हो रही है, यहाँ पर केवल बिहार एक मुद्दा है, बिहार एक कॉन्सेप्ट लेकर आया गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, संविधान के किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जब ये फॉर्मूला आ गया ना, कर हस्तांतरण हम 14 वित्त आयोग के बाद देंगे, 15 में लागू हो गया, तो 15 के बाद से यह स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है वो किसी भी राज्य को नहीं मिलता है। अब याद रखना है, अब लाभ क्या होता है, अगर किसी राज्य को पहले मिलता था तो क्या लाभ होता है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का आयकर आवश्यक जो धनराशि 90% हिस्से का भुगतान। अब देखिए, केंद्र प्रायोजित योजना यह होता है जो 100% क्या होता है, केंद्र के द्वारा प्रमोट किया जाता है। केंद्र और राज्य प्रायोजित वो होता है जिसमें 50-50% आपको राज्य दोनों किया जाता है। राज्य प्रायोजित ये होता है जो उसमें 100% पैसा आपको राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं होंगी ना, उसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र के द्वारा की जाती थी और 10% हिस्सेदारी आपको राज्य के द्वारा की जाती है। तो जितने स्पेशल कैटेगरी के स्टेट है, वहां पर जितने भी योजनाएं भी जाती है, तो 90% भुगतान क्या करता है, आपको राज्य करता है, केंद्र सरकार करता है। तो अब देखिए, अब टैक्स का 10% हम लोग बढ़ा दिए, और अन्य राज्यों को क्या है, 60 से 75% भुगतान करता है। तो देखिए, केवल हम 10% बढ़ा दिए, तो क्या होगा, 10% को आप देखिएगा यहाँ पर, तो 85% तो ऐसे ही पहुंच गया ना, 70 से लेकर 85% तक बजट आवंटन तो मिल गया। और भी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त प्रमुख योजनाओं में दिया जाता है, तो ये चीज समझिएगा। बस अंतर ये है कि हम 90% के आंकड़े को अगर पहुंचा देते, इस कर स्लैब में 32 से 42 जो किया गया, इसको 90% तक पहुंचा देते, तो कोई भी राज्य इसका डिमांड नहीं करे। ये भी आप उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यही 90% की स्थिति प्राप्त करना है ना। और विशेष तो प्रोत्साहन दिया नहीं जाता है कि विशेष राज्य मिल जाएगा तो क्या किया जाएगा। एक डायरेक्ट आपको हाईवे बना के दिल्ली से दे दिया जाएगा कि आप हाईवे बना लीजिए, कि यहाँ से डायरेक्ट एक उड़ के आइएगा, यहाँ पर डायरेक्ट केंद्र आपको, अर्थात पीएम होंगे, आपको राष्ट्रपति होंगे, आपके लिए रेड कारपेट बिठा कर रखेंगे एनी टाइम, आप 24 आवर में कभी भी आइए, डायरेक्ट मिल जाए। ऐसा तो प्रावधान नहीं होता है, विशेष स्थिति दिया जाएगा।
सबको दरकिनार, मान लीजिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे, कर्नाटका के, गोवा के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, उनको दरकिनार करके उसके बाद आपको है ना, मान लीजिए 8 राज्यों जो बात की जा रही पूर्वोत्तर के, उनमें किसी मुख्यमंत्री को डायरेक्ट पीएम से मिला दिया जाएगा, राष्ट्रपति, ऐसा तो है नहीं। समान प्रक्रिया, जिनका वेट पहले आएगा और अपॉइंटमेंट मिलने का वो पहले मिलेंगे, जिसको समय मिलेगा वो पहले मिलेंगे, ये तो समान धारा है। तो केवल आर्थिक रूप से चीजों को स्पेशल बनाया गया, तो इस चीज को समझने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं इन सब चीजों को बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब इसके अतिरिक्त याद रखना है, इन राज्यों के उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में कुछ रियायतें प्रदान की, तो जो टैक्स स्लैब बनाया गया, बढ़ाया गया, उससे भी तो इसे प्राप्त किया जा सकता है, अतिरिक्त और बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। अब नोट याद है कि खर्च न किया गया धन व्यापगत नहीं होता, उसे भविष्य उपयोग किया जा सकता है। बस एक यही स्पेशल प्रोविजन है जो विशेष राज्य को एक विशेष तकनीक देता है। मान लीजिए 100 रुपया केंद्र के द्वारा भेजा गया किसी राज्य को, है ना, नॉर्मल राज्य को भेजा गया, अगर उसमें से 70 रुपया खर्च कर पाया, 30 रुपया नहीं कर पाया, तो सेंट्रल को वापस भेज देना पड़ता था। पर विशेष राज्य का कोई स्टेटस है, मान लीजिए इसमें 40 रुपया ही खर्चा किया पर वो 60 रुपया बच गया, तो केंद्र उसको मांगेगी नहीं, वो अगले बजट में, वो अगले सत्र में ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो शेष पैसा बच गया विशेष राज्य वाले अगले फंड के लिए यूज कर सकते हैं। बस एक यही स्पेशल कैटेगरी है जिसके वजह से राज्य डिमांड लगातार करते, वो बिहार हो या कोई और राज्य हो। तो ध्यान रखना है, इसके लिए संवाद जरूरी है, इसके लिए और विकल्प तलाशे जा सकते हैं, एक कमेटी बैठा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या राज्यों के लिए और विकल्प तलाशे जा सकते हैं, ये करने की जरूरत है, ठीक है ना, मेरे राय से। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये राय सही है तो इसका मतलब राज्य को, केंद्र को बैठना चाहिए। आप एनडीसी का जो बैठक होता है या पूर्वोत्तर क्षेत्रों का बैठक होता है, जो क्षेत्रीय परिषद का बैठक होता है ना, उसमें बैठ के इसका चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, या तो जीएसटी जो संग्रह है उसमें कुछ रियायत दे सकते, जिससे आप इसका उपयोग इस संदर्भ में कर सकते, या तो जो बजट है, बजट में जो आवंटन किया जाता है, जो कर हस्तांतरण के जो आवंटन किया जाता है, उसकी मात्रा को बढ़ाकर स्पेशल उस एक अलग फॉर्मेट बना सकते हैं, जिसको खर्च आपको इस संदर्भ में आप कर सकते हैं। अगर शेष बच जाएगा उसको आप केंद्र नहीं मांगेगा, वो लैप्स पैसा नहीं होगा, उसका उपयोग आप अन्य योजनाओं के लिए कर सकते हैं। ऐसा अगर विकल्प तलाश लेती है केंद्र और राज्य, तो विशेष राज्य का दर्जा जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं ये जो कॉन्सेप्ट आपको आज बताया गया है आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग को आपने क्या नया सीखा आज, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए 67 मिनट हो गया, 1 घंटा 7 मिनट अभी हम यहीं पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, योगी बने सबसे लंबे समय तक सीएम, तो याद रखिएगा इनका यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट थोड़ा सा क्या करेंगे, आंकड़े याद रखेंगे। क्या ये आंकड़े याद रखेंगे, इतना बड़ा राज्य और कोई बड़ा कार्यकाल किसी के पास नहीं, जैसे बिहार में हो, और राज्यों में हो 12 साल 15 साल। एक तो वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे पहले, उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ा हुआ था, बनाए हुए थे, हाल में किनके द्वारा तोड़ा गया। सब आंकड़े याद रखिए, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछे जा सकते। तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ अभी भाजपा के 5 वर्ष, आपको 47 दिन रह चुके। उससे पहले डॉक्टर सपुर्दानंद रहे थे कांग्रेस के 5 वर्ष 345 दिन, ठीक है। अखिलेश यादव 5 वर्ष 4 दिन रहे हैं। मायावती जी 4 वर्ष 307 दिन। मुलायम सिंह यादव 3 वर्ष 257 दिन। तो याद रखना है कौन मुख्यमंत्री कितना कार्यकाल, ये सब पीटी फैक्ट फटाफट पूछेगा करंट के संदर्भ में, इन सब चीजों को कवर कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस शुरू हुई है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आपको इसे वो याद रखना, रेन नाम से यह चलाया जाएगा अभियान जो है, याद रखिए रेस अक्रॉस इंडिया, जिसे रेन नाम दिया गया है। तो रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया जाएगा, इसकी कुल लंबाई कितनी, कुल किलोमीटर कितनी दूरी तय की जाएगी, 3651 किलोमीटर। तो याद रखिएगा आपको सिर से लेकर गर्द तक, अर्थात कन्याकुमारी से आपको श्रीनगर से लाल चौक से प्रारंभ किया, उसके बगल में पड़ोसी है वहां से शुरू किया गया। कहां से, थोड़ा सा बक्सी स्टेडियम याद रखिएगा, बक्सी स्टेडियम, ठीक है ना, बक्सी स्टेडियम से आपको शुरू किया गया है और यह कन्याकुमारी तक जाएगा। और एशिया का सबसे लंबी 3651 किलोमीटर साइकिलिंग रेस अल्ट्रा साइकिलिंग शुरू की गई। तो आपको यहाँ से पीटी फैक्ट जरूर बनेंगे, थोड़ा इसको कवर करना। अल्ट्रा साइकिलिंग रेस क्या होता है,
अल्ट्रा साइकिलिंग में साइकिलिस्ट 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी की दूरी तय करते हैं, उसे अल्ट्रा साइकिलिंग कहते हैं। ठीक ना। तो यह क्या होगा, 3000 किलोमीटर रेस अक्रॉस अमेरिका कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, अमित समर्थ का नाम याद रखिएगा। अक्रॉस अमेरिका में जाकर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उनका नाम याद रखना है। 9000 मीटर ट्रांस साइबेरियन रेस भी पूरा कर चुके हैं अमित समर्थ। तो इसे क्या करना, आप लोगों को थोड़ा सा पीटी फैक्ट के तौर पर इनका नाम याद रखना है। प्रश्न आ जाए कहीं तो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट होगा आने वाले समय में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करके हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं यही बोलता हूँ ना, किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में क्या अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बैलगाड़ी दौड़ को प्रतिबंध कर चुका है, फिर भी व्यवहार में लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। देखिए अब यह क्या होगा, यह पोस्टर तो गया ही होगा ना, पेपर का जो पिक्चर है, या तो ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में भी गया होगा मुख्यमंत्री आपको जो सीजीआई है। तो क्या यह स्वतः संज्ञान लेने का मामला नहीं है? तो सोच के देखिएगा। आप ही पर मैं छोड़ता हूँ, किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में कितना अंतर, धरातल पर क्या चल रहा है इसका मूल्यांकन कोई नहीं करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत नियमें दे दी गई हैं, पर बहुत से स्तर पर, जैसे दहेज लेना कानूनन जुर्म है। न दहेज देने में लड़की पक्ष कमी करता है, न लड़का पक्ष लेने में कमी करता है। अब यही लड़की का पिता जब अपने बेटे का ब्याह करे तो वो भी यही प्रक्रिया अपनाएगा, ये लड़का जब अपनी लड़की का ब्याह करेगा तो यही प्रक्रिया अपनाएगा, और ये समाज में समान रूप से बढ़ चढ़ कर भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसे गिफ्ट के नाम पर इसको दरकिनार कर सकते हैं। गिफ्ट किसी प्रकार का लेना देना भी है, प्रक्रिया में आता है। तो दहेज कानून से क्या सख्त कानून नहीं बना, पुलिस प्रशासन को नहीं पता है? तो ध्यान रखिए, क्या क्या लिया जा रहा, दिया जा रहा, सब पता रहता है कहानी, फिर भी कुछ चीजें सामाजिक मान्यताओं के आधार पर चली आ रही है, उसको कहीं ना कहीं हम उसके जड़ के मूल पर काम नहीं करने का प्रयास करेंगे, तब तक यह नहीं होगा। यहाँ तभी सीख हो सकता है जब लड़की भी कामकाजी हो, लड़का भी कामकाजी हो, दोनों अपना वहन करे शादी के लिए खर्च। तो न पिता डिमांड करेगा न लड़की का लड़की, और दोनों जब तक ये नहीं होंगे, अब लड़की एक बेहतर लड़के का तलाश में रहेगा, उसका परिवार नौकरीशुदा चाहिए। तो देखिए, यह एक तरफी जरूर लगेगा, संकुचित जरूर लगेगा, पर यही व्यवहारिक स्थिति है। तो लड़के वाले डिमांड करते हैं, किसी 80 लाख कोई मांगता है, कोई 1 करोड़ मांगता है, IAS IPS का 5 करोड़ 10 करोड़ तक चला जाता है। अदना सा जो 4th ग्रेड का लोग रहता है, रेलवे ग्रुप डी, वहाँ पर 10 से 15 लाख डिमांड करते हैं, और लड़की वाले देते भी हैं। ये भी सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप स्वरोजगार को बल दीजिए, स्वरोजगार को बल दीजिए, लोगों के हाथों में काम रहेगा। जब लड़का लड़की दोनों साथ में काम करेंगे तो इसका बेहतर बेहतर रिजल्ट आ सकता है। दोनों स्वयं के पैरों पर खड़े रहेंगे तो अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे, किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे डायल्यूट होगी, धीरे धीरे आएगा। तो वेट एंड वॉच करना है, चीज़ों को समझना है। देखिए, समानता की चाहत रखता न्याय जगत। मैं आपको पहले भी बातें इसके संदर्भ में बात किया था। हमारे देश में जो कल्चर है, आम लोगों का कल्चर और अमीर लोगों का कल्चर, प्रबुद्ध लोगों का कल्चर और दबित लोगों का कल्चर, पहले भी कभी मैंने चर्चा किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ आर्टिकल 14 जो है सैद्धांतिक रूप से क्या है, समानता की बात करता है ना। एक गरीब है जो BPL से नीचे का रेखा का लोग है, अगर वो अपराध करता है तो भी सजा का प्रावधान वही है, जेल में सुविधा वही मिलेगी। जो आपको नेता या बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करेंगे, उनको भी यही प्रावधान मिलना चाहिए। पर धरातल पर स्थितियां क्या है, इसको समझने की दौर है। देखिएगा, अभी बात करते हैं। कानून समक्ष समानता का सिद्धांत पवित्रता के साथ संरक्षित है, जिसका सर्वत्र पालन होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया जी को CBI द्वारा हिरासत में लिया गया। किस मामले में लिया गया? भ्रष्टाचार के मामले में, है ना। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप मिले हैं। तो CBI ने आबकारी नीति में संबंधित घोटाले में गिरफ्तार उन्हें CBI के विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, और विशेष अदालत ने गहन पूछताछ के दिन 5 दिन के लिए क्या कर दिया, विवेचना एजेंसी CBI को अभिरक्षा अर्थात रिमांड में भेज दिया। ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा, जब ये बातें की जा रही थी जज ने क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे समझने की जरूरत है। यह हिरासत देते समय कुछ शर्तों को लगा दिए, जहां आरोपी मनीष सिसोदिया के पूछताछ सीसीटीवी कैमरे में नजर होगी। चलिए ये तो चलिए सही है, सीसीटीवी कैमरे में नजर होनी चाहिए, क्या भी वार्तालाप हो रहे हैं इसके लिए आंकड़े होने चाहिए। अब रोज शाम को 7 बजे के बीच में आधे घंटे के लिए वह अपने वकील से मिल सकते हैं। यहाँ रोज का बात है, एक टर्म देखिएगा। सीबीआई अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते, जो भी इन वकील और इनके बीच बात होगा सीबीआई उसके संदर्भ में बात नहीं करेगी, अर्थात स्पेशल कहीं आपको इसके लिए देना होगा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, वह अपनी पत्नी से रोज 15 मिनट मिल सकेंगे और हर 48 घंटे में उनकी मेडिकल जांच होगी। चलिए ये भी सही है, पर क्या रोज अपनी पत्नी से वो 15 मिनट के लिए मिल सकेंगे? तो यहाँ सवाल यह है, यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है न्यायालय के द्वारा, जो विशेष सत्र है वो भी स्पेशल न्यायालय के तौर पर व्यवहार करता है ना, तो क्या यह विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं आम उन अपराधियों को भी दिए जाते हैं जो समान अपराध के लिए आते हैं? क्या उनको उनके पत्नी से रोजाना मिलने दिया जाता है? सोच के देखिएगा, क्या उनको उनके वकील से रोजाना मिलने दिया जाता है और उनके वकील की बातों को सुनने के लिए स्पेशल, ना सुनने के लिए स्पेशल जगह दी जाती है? अगर यह नहीं दी जाती है तो इनको क्यों मिल रहा है, यह सवाल या निशान है। अगर इनको दिया जा रहा है तो इनको भी दिया जाना चाहिए आर्टिकल 14 के संदर्भ में। तो जो ये प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या यह गैर संवैधानिक नहीं है? इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बेहतर तरीके से उत्तर देना। अब करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए, तो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो है नहीं। ये बातें जो इनके लेखक के संदर्भ में बातें कीजिए और मेरे भी संदर्भ में, अगर इस प्रकार के जो भी आरोप में तय है, आरोप सिद्ध होना अलग मैटर है, पर आरोप तय तो हुए हैं, तो उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जिनको इस प्रकार से, और अभी वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानी का कोई कंसेप्ट है भी नहीं, और स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे तो इस प्रकार का उनका विशेष प्रिविलेज तो कभी दिया ही नहीं गया है, दिया गया है? सोच के देखिएगा। तो ये लाइन भी कहीं ना कहीं अतिरिक्त आपको नजर आएगा, कंट्रोवर्सी डेवलप करेगा। अब यह सवाल उठता है, क्या ऐसे सभी आरोपी पुलिसिया पूछताछ के समय की सभी सुविधाएं दी जाती है? यदि दी जाए करेगी तो, यदि नहीं है तो क्यों है? आरोपी से भेदभाव क्यों किया जाता है? देखिए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है यह लेख। अब इसको हल्के में जो स्टूडेंट ले लेगा, अरे छोटा सा है, इसको क्या है, इसका सारगर्भित अर्थ क्या निकलेगा? इसका सारगर्भित और दूर तक जाएंगे नजर, है ना, वहां वाला कॉन्सेप्ट है। इसके सारे डायग्राम और प्रश्न चिन्ह आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन का जो प्रशासनिक तंत्र है, जो नियमावली है, उसके संदर्भ में न्यायालय का जो व्यवहार है वो भी प्रश्नगत हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट आपको इनको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट ना देकर भरपूर इंतजाम किया जाता है। रिमांड में जो जाता है उसको क्या व्यवस्था दी जाती है? सभी लोगों को पता है, रिमांड में जो लोग जाएंगे तो क्या व्यवस्था उनको दी जानी चाहिए? उनसे पूछताछ करने के लिए सारी प्रविधि अपनानी चाहिए जो मामले का सबसे पुख्ता सबूत प्राप्त हो सके। तो इनको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उनकी बीवी जाके मिली। देखिए एक मनोवैज्ञानिक और मानवीय स्थिति कुछ और है, पर एक सजा में आरोपित व्यक्ति के लिए इस प्रकार का प्रिविलेज दे देना कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारे न्यायिक तंत्र को कमजोर करेगा, हमारी मान्यताओं को कमजोर करेगा। हम जो संवैधानिक तौर पर मजबूती की बात करते हैं अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, वो कहीं कमजोर होगा। अब आम जो लोग होंगे उसके आसपास के जेल में, मान लीजिए कोई जेल में इनको रखा ही गया होगा ना, उसमें अन्य कैदी होगा तो देख के क्या होगा, अब सिस्टम के प्रति नकारात्मक नेगेटिव बातें करेगा। अरे यार हम लोग तो गरीब गुरबा हैं, हमसे क्या सरकार, हम ही लोगों को प्रताड़ित करता है। देखो मैं छोटा सा क्या किए थे, एक किसी को थप्पड़ मार के आ गए थे, हमको रखे हुए 2 साल से, और अभी तक हमको कोई चुनाव क्या थे, हमको अभी तक सुनवाई भी नहीं हुआ है। या फिर ये भी कर सकता है, मान लीजिए किसी को अनस्टैंडी किसी प्रकार से, मान लीजिए आपदा हो गया, गाड़ी चला के जा रहा है, अचानक कोई आ गया गाड़ी के आगे, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ना उसकी गलती है ना इसकी गलती है, अचानक वो भी गुजरा, और गलती तो उसी व्यक्ति को जो अचानक गुजरा, फिर भी वो सजाता है। तो इसके क्या, उसके लिए नेगेटिव व्यू आएगा सिस्टम के प्रति। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। उसके परिवार के प्रति, उस परिवार जब भी मिलने आए तो बताएगा, देखो ना मनीष सिसोदिया जी बगल में है, उनको ट्रीट दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से, मेरे एक दोस्त हैं जो अभी सिलेक्टेड हुए हैं, उनकी माता जी का आपको ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली के किसी खास हॉस्पिटल में।
उनके सामने वाले उनके सामने वाले रूम में सीएम के जो मधु कोड़ा है ना, जब उस केस में क्या कहते हैं सजाप्ता थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और ट्रीटमेंट क्या चल रहा था, पूरी सरकारी एजेंसी उस पर लगी हुई थी। तो सोच लीजिए कोई व्यक्ति कितने करोड़ का जुर्माना देकर आया, जुर्माना घोटाला करके आया है, उसको सारा सिस्टम है ना उसके लिए क्या कर रहा है, आपको काम कर रहा है, उसको 5 ट्रीटमेंट दे रहा है। वहीं एक आम व्यक्ति अपने खर्च पर सारे वहन कर रहा है, जहाँ का रोजाना का फी था 10,000 आईसीयू का। सोच के देखिएगा, आप समझ सकते हैं यहीं पर लोकतांत्रिक जो मान्यताएं स्थापित है तार तार हो जाती है। एक व्यक्ति, और वो बार बार हमसे ये बात बोलते थे, कभी चर्चा होती थी, ये बात मुझसे बोला करते थे कि सर देखिए मधु कोड़ा जी है अभी इतना करोड़ के मामले में है और उसको 5 ट्रीटमेंट मिला, और हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई देते हैं। तो सोच के देखिए, सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। छोटे छोटे मामलों को अगर छोटे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। और ये आम आप में भी होगा, आपको भी पकड़ के अगर जेल में रखा जाए, इस प्रकार का ट्रीटमेंट अगर आपके सामने किसी को दिया जा रहा है, मान लीजिए नीरव मोदी हो इस प्रकार से, और भी विजय माल्या हो, या तो सहारा का जो व्यक्ति है उसको अगर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो न्याय दृष्टि में सब समान है। न्यायिक आदेश भी आरोपी के मुख्य मूल्य पर नहीं होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, मुंह देखकर मूल्य नहीं निर्धारित होनी चाहिए। अब न्याय न सिर्फ किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए, कराई जानी चाहिए कि न्याय हो रहा है। मैं यहाँ पर पहले भी बात करता हूँ, किताबी ज्ञान और व्यवहारिक स्तर पर जो ज्ञान है, धरातलीय स्तर पर जो ज्ञान है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। अब मान लीजिए ये सुविधा नहीं दिया जाएगा सिसोदिया, तो पूरा आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो जाएगा। अब उनके बाद नैतिकता पतन हो चुका रहेगा, राजनीतिक नैतिकता पर उनकी जवाबदेही तय करनी क्या है। अभी भी वो क्या कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को बचाने का प्रयास कर, वो जैन का मामला हो या सिसोदिया जी का मामला या अन्य पार्टियों की बात की जाए, उनका भी यही है कि नैतिकता का तो स्तर नहीं, बस नैतिकता आप किताबों तक सीमित रखिए, बाकी चीजें आपको क्या करना है, बस व्यवहार में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक क्लियर। अब रूस यूक्रेन में कितना बदल गया अभी, इस पर लगातार चर्चा होती रही है। ये आपको आर्टिकल देख लेना, अंडरलाइन कर दिया गया, वही बातें की गई है जो पहले की जाती रही है। तो थोड़ा सा आर्टिकल को अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। तो ये फरवरी में वसूले गए हैं लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास आपको जीएसटी, 1,49,577 करोड़। तो इस आंकड़े को थोड़ा याद रखना है, काम देगा आगे कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखिए केस स्टडी एक यह देख लीजिए, पढ़ा न पंडित भैया कोई, ढाई अखर, कौन एक कहावत है, ढाई अखर पढ़ा प्रेम का पढ़ा हो पंडित हो, ये कहावत कुछ है ना इस प्रकार का। सारा ज्ञान तो है पर उस नैतिकता का ज्ञान इनसे प्राप्त है ही नहीं कि नैतिक जो है और व्यवहार में हमें उसे कैसे व्यवहार में लाना है। 40 लाख कार से चुरा रहा है G20 सम्मेलन के गमले, और हम उस देश में उन लोगों से कामना कर रहे हैं, क्या कर्तव्यनिष्ठ बनिए, और आपको कर्तव्यनिष्ठ बनिए और देश के सर्वांगीण विकास में अपना सहयोग कीजिए। इससे केवल एक व्यक्ति का चरित्र प्रश्नगत नहीं होता है, प्रश्नगत होता है क्या, हमारे सिस्टम का चरित्र, हमारे शिक्षा का, नैतिक शिक्षा का प्रश्न चिन्ह होता है, हमारे प्रशासनिक तंत्र कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए प्रश्नगत चिन्ह होता है, उसके बाद व्यवहारिक स्तर पर सिस्टम कैसे कार्य करता है उसके लिए प्रश्नगत चिन्ह हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब भाई साहब क्या कर रहे थे, फूलों के गमले चुराने का आरोपित प्रॉपर्टी कारोबारी, अब देखिए इनके पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी कारोबारी जिसके पास 40 लाख का गाड़ी है, उसके पैसे की कमी होगी, फिर भी भाई साहब क्या कर रहे हैं, मंगलवार रात को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि थाने में उनको जमानत छोड़ दिया गया, जमानत पर। देखिएगा, गमले चुराने के इस्तेमाल SUV कीवा कर्नल जब्त किया गया, इनकी कीमत 40 लाख रुपए है। अब यहाँ ध्यान देखने का मतलब है, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के किनारे एवियंस मॉल के सामने जो चुरा रहे थे, नजदीकी VIP नंबर वाली किया, इसको गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है, भाई साहब के पास क्या यह दिमाग में चला होगा कि ये चीजें प्रक्रियाएं
कर रहे होंगे। तो क्या राजनीतिक दबाव के कारण ये कर रहे हैं, कोई सुनियोजित तरीके से करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है, या इनकी मंशा व्यक्तिगत तौर पर है कि नहीं भाई बहुत अच्छा गुलाब है, चलो गमला है उसे लेके घर में चले आओ। तो यह आपको प्रश्नजित करेगा। इस प्रकार से चीजें आती है तो केस स्टडी के तौर पर ही समझा सकते हैं कि मानव व्यवहार में इतनी स्थिरता क्यों है, वो मानव व्यवहार मानवीय प्रवृत्ति का व्यवहार क्यों नहीं करता है, क्या हमारी जवाबदेही होनी चाहिए एक सिस्टम के प्रति, क्या हमारी जवाबदेही होनी चाहिए एक समाज के प्रति, क्या जवाबदेही होनी चाहिए हमारे देश के प्रति, उसे अगर नहीं आकलित है तो केवल मौलिक कर्तव्य को संविधान में रख देने मात्र से हम उसके उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं। जो इच्छा अनुसार जो रखा गया है, मानना है हो या तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानना, तो हमारे संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को समझे होंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया गया होगा। और भी चीज़ें हैं। अब देखिए, FBI बोल रहा है कोरोना वायरस वुहान लैब से फैला है, इसके संदर्भ में बातें की जा रही, पर चीन है कि मानता ही नहीं है कि भाई मेरे यहाँ से वुहान लैब से कोरोना सिस्टम डेवलप हुआ है, कोरोना वायरस। तो ये ध्यान रखिएगा, FBI का रिपोर्ट में निदेशक जो क्रिस्टोफर रे के द्वारा बातें की गई है, रिपोर्ट आया है, तो इसको ध्यान में रखना है। बहुत सी चीज़ें आपको प्रश्नगत किया जा सकता है। तो चलिए, इतना इजी नहीं लेना है, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है। फिर एक कल नए वीडियो एनालिसिस के साथ मैं आऊँगा आप लोगों के सामने, और आज का की नोट्स जो पिछला भी की नोट्स है अपडेट कर दूंगा, ताकि आज में कल 1-2 दिन और व्यवस्था है, उसके बाद ठीक हो जाएगा, सारा सिस्टम सही होने लगेगा, उसके बाद चीज़ें हम लोग लगातार करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।